नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जालंधर, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। थाने की फोन की घंटी बजी तो हवलदार ने रिसीवर उठाते हुए कहा, सर, थाना सुल्तानपुरा से हवलदार जसवंत सिंह। मैं सरकारी टीचर संदीप शर्मा बोल रहा हूँ, कोठी नंबर 534 आदर्श नगर से। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। किसी ने कोठी की मालकिन सतनाम कौर की हत्या कर दी है। उनका शव बेडरूम में पड़ा है, दूसरी ओर से कहा गया। हवलदार जसवंत सिंह ने ये सूचना थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर ओंकार सिंह बराड़ को दे दी। ओंकार सिंह पुलिस टीम के साथ आदर्श नगर स्थित घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ में से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर बताया, सर, मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैंने ही थाने में फोन किया था। शव कहाँ है? इंस्पेक्टर ओंकार सिंह ने पूछा तो संदीप शर्मा ने कोठी की ऊपरी मंजिल की ओर इशारा करते हुए बताया, सर, शव बेडरूम में पड़ा है। ओंकार सिंह अपनी टीम के साथ कोठी के ऊपर वाले भाग में पहुंचे। बेडरूम में बेड पर एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ा था। इंस्पेक्टर ओंकार सिंह ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी और घटना स्थल पर क्राइम टीम को बुलवा लिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच सूचना पाकर एसपी मनदीप सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। घटना स्थल और शव का निरीक्षण करने से पता चला कि मृतका की हत्या गला घोटकर की गई थी। पूछताछ के दौरान संदीप शर्मा ने बताया कि मृतका सतनाम कौर कनाडा की रहने वाली थी। वो करीब 5 महीने पहले अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आई थी। संदीप शर्मा ने ये भी बताया कि उसने मृतका के बेटे मनमोहन सिंह को कनाडा फोन करके घटना की सूचना दे दी है। इंस्पेक्टर ओंकार सिंह अभी संदीप शर्मा का बयान नोट कर ही रहे थे कि होशियारपुर निवासी राजेंद्र सिंह ने वहां आकर बताया कि मृतका उसकी बहन सतनाम कौर है। दरअसल संदीप शर्मा ने मृतका के बेटे मनमोहन सिंह को फोन करके घटना के बारे में बता दिया था। मनमोहन सिंह ने अपने मामा को फोन करके कहा कि वो माँ के पास जाकर देखे, खबर सच है या किसी ने भद्दा मजाक किया है। भांजे का फोन मिलने के बाद राजेंद्र सिंह आदर्श नगर आ गए थे। बहरहाल राजेंद्र सिंह के बयान पर 30 मार्च 2019 को अज्ञात लोगों के खिलाफ सतनाम कौर की हत्या का मुकदमा धारा 302 के तहत दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की हत्या दम घुटने के कारण हुई थी। उनके गले में दुपट्टे वगैरह से कसने के निशान थे। हत्या का दिन 29 मार्च और समय दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच बताया गया था। अब तक की पूछताछ में ये स्पष्ट हो गया कि मृतका की किसी से कोई दुश्मनी या अनबन नहीं थी। वो 2-3 साल में एक बार कुछ दिनों के लिए कनाडा से अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आया करती थी। वो जब भी आती थी ज्यादातर अपनी आदर्श नगर वाली कोठी में ही रहा करती थी। चूंकि मामला एक एनआरआई बुजुर्ग महिला से जुड़ा था, इसलिए एसपी मनदीप सिंह के आदेश पर इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। हत्या के इस मामले में अजीब बात यह थी कि घर में कोई चीज चोरी नहीं हुई थी। घर का सारा सामान जो का त्यों था, किसी चीज को छेड़ा तक नहीं गया था। बेडरूम में चाय के 3 खाली गिलास रखे मिले थे। इससे साफ था कि घर में सतनाम कौर का कोई परिचित आया हुआ था। पुलिस ने मृतका सतनाम कौर के पारिवारिक सदस्यों और निजी जिंदगी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि सतनाम कौर के पति बलदेव सिंह की साल 1998 में मौत हो गई थी। मृतका के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जगमोहन सिंह और छोटा बेटा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कनाडा में रहता था, जबकि बड़े बेटे जगमोहन की साल 2017 में मृत्यु हो गई थी। जगमोहन की पत्नी हरजोत कौर अपने बच्चों के साथ गांव दादूवाला में रहती थी। बलदेव सिंह की मौत के समय इस परिवार के पास 12 किले उपजाऊ जमीन थी, जिसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया था। हर एक के हिस्से में 4-4 किले जमीन आई थी। दोनों बेटों के साथ साथ एक हिस्सा सतनाम कौर का था। पति की मौत के बाद सतनाम कौर छोटे बेटे मनमोहन के पास
कनाडा चली गई। पुलिस जांच में एक अहम बात ये सामने आई कि बड़े बेटे जगमोहन की पत्नी हरजोत कौर की अपनी सास सतनाम कौर से बिल्कुल नहीं बनती थी। जगमोहन की मौत के समय भी सतनाम कौर केवल उसकी अंतिम अरदास पर ही गई थी। इस पूरे मामले की जांच के बाद सक्की सुई हरजोत कौर की ओर घूम गई। इस बीच इंस्पेक्टर ओंकार सिंह ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर चेक किए तो एक सरकारी दफ्तर के बाहर लगे कैमरे में एक्टिवा पर सवार एक पुरुष और उसके पीछे बैठी महिला को सतनाम कौर की कोठी में जाते देखा गया। हालांकि दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे, लेकिन एक्टिवा का नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आरटीओ ऑफिस से पता चला कि उक्त नंबर की एक्टिवा मृतका की बड़ी बहू हरजोत कौर की है। पुलिस का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल गया था। जब हरजोत कौर को उसके गांव दादूवाला से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने पैसों के लालच में अपनी सास की हत्या की थी। इस हत्याकांड में उसके साथ उसका परिचित विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की भी था, जो गांव समरावा जिला जालंधर का रहने वाला है। पुलिस ने हरजोत की निशानदेही पर विक्की को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को 1 अप्रैल को फगवाड़ा की अदालत में पेश कर उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद मृतका सतनाम कौर की हत्या की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार से थी। हरजोत कौर जब ब्याह कर ससुराल आई थी तभी से अपनी सास सतनाम कौर के साथ उसकी कभी नहीं बनी थी। सतनाम कौर भी अपनी बहू को नापसंद करती थी। इसका एक कारण शायद ये था कि बलदेव सिंह और सतनाम कौर अपने छोटे बेटे मनमोहन के साथ कनाडा में रहते थे। हरजोत ने भी कनाडा जाने की जिद की थी। अपने पति जगमोहन को उकसाया भी था, पर सतनाम कौर ने उसकी एक नहीं चलने दी थी। इसी वजह से वो सतनाम कौर से रंजिश रखने लगी थी। बलदेव सिंह की मौत के बाद जब जमीन का बंटवारा हो गया तो हरजोत कौर अपने हिस्से की जमीन और पैसा लेकर पति और बच्चों के साथ जिला जालंधर के गांव दादूवाला में जाकर रहने लगी थी। अपने हिस्से की जमीन उसने ठेके पर विक्की के पिता हरजीत को दे दी थी। हरजोत चालाक और ज्यादा पैसे खर्चे करने वाली औरत थी। जमीन से होने वाली कमाई उसके लिए पूरी नहीं पड़ती थी। उसकी नजर हर समय अपनी सास के हिस्से वाली जमीन और उनके बैंक बैलेंस पर रहती थी, जबकि सतनाम कौर उसे अपने घर में घुसने तक नहीं देती थी। हरजोत कौर पर इन दिनों काफी कर्जा हो गया था। कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे, ऊपर से उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। उनकी शादी ब्याह की चिंता अलग से थी। हरजोत कौर को अपनी सास से ये रंजिश भी थी कि वो उस पर और उसकी जवान होती बेटी पर तरह तरह के लांछन लगाती थी। सतनाम कौर ने पूरी बिरादरी में हरजोत और उसके बच्चों, जो कि उनके पोता पोती थे, उनको बदनाम कर रखा था। इस घटना से 2 सप्ताह पहले हरजोत कौर ये शिकायत लेकर अपने मामा ससुर यानी सतनाम कौर के भाई राजेंद्र सिंह के पास भी गई थी कि वो अपनी बहन को समझाए, वो उसे और उसके बच्चों को बेवजह बदनाम करना छोड़ दे, नहीं तो वो कुछ कर बैठेगी। राजेंद्र कौर ने सतनाम कौर को समझाया भी था, लेकिन सतनाम कौर अपनी आदत से बाज नहीं आई थी। इसलिए हरजोत कौर ने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। अपनी योजना को पूरी करने के लिए उसने ये सारी बातें विक्रमजीत को बताई। विक्रम नशे का आदी था, इसलिए थोड़ा सा नशा करने के बाद वो हरजोत का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। रिमांड के दौरान दिए गए अपने बयान में हरजोत ने बताया कि उसके पति ने जीवित रहते 2 साल पहले अपनी सास की कोठी की रेकी कर ली थी। अब ताजा स्थिति में उसने आदर्श नगर जाकर ये देखा था कि सतनाम कौर की कोठी तक पहुंचने के लिए रास्ते में किन किन सीसीटीवी कैमरों का सामना करना पड़ सकता है। नए हिसाब से उसने नई योजना तैयार कर ली थी। घटना वाले दिन 29 मार्च को वो अपनी एक्टिवा पर सवार होकर विक्रम के साथ सतनामपुरा पहुंची। विक्रम ने उससे 500 रुपए मांगे और पैसे लेकर पहले नशा किया। इस दौरान वो एक दुकान पर बैठकर बर्गर खाती रही। इसके बाद दोनों सतनाम कौर की आदर्श नगर स्थित कोठी पर पहुंचे। सतनाम कौर उसे देखते ही भड़क उठी और दोनों को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन कोई जरूरी बात करनी है बोलकर दोनों सतनाम के बेडरूम में पहुंच गए। फिर मौका पाते ही विक्रम ने अपने गले में डाला हुआ काले रंग का साफा
सतनाम के गले में डाल दिया। फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आदर्श नगर सतनामपुरा इलाके में सतनाम कौर कोठी नंबर 534 की ऊपरी मंजिल पर अकेली रहती थी, जबकि कोठी की निचली मंजिल पर संदीप शर्मा व राम शरण 2 लोग किराए पर रहते थे। 29 मार्च की सुबह किराएदार अपने काम पर चले गए थे और देर रात घर लौटे थे। घर आकर दोनों सो गए थे। 30 तारीख की सुबह जब किराएदार संदीप शर्मा ऊपर गया तो सतनाम कौर को आवाजें लगाने पर भी जब कोई आवाज नहीं आई तो उसे शक हुआ। उसने ऊपर जाकर देखा तो सतनाम कौर को मरा पाया और फिर उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर काले रंग का साफा बरामद कर लिया था, जिससे उन्होंने सतनाम कौर का गला घोटकर हत्या की थी। पुलिस ने आनन फानन में 24 घंटों के भीतर सतनाम कौर के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, पर एक बात अभी तक पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि हरजोत कौर ने बिना किसी विरोध के साथ अपना अपराध स्वीकार कैसे कर लिया, जबकि हत्या जैसा संगीन अपराध कोई भी आरोपी इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। पुलिस ने पूरे मामले की दोबारा गहनता से जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 2 दिन बाद इस मामले में अचानक एक नया मोड़ आ गया। पुलिस ने इस केस की एक और अभियुक्त अंजू को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने हरजोत के कहने पर विक्रम के साथ जाकर सतनाम कौर की हत्या की थी। हरजोत कौर तो मौका वारदात पर गई ही नहीं थी। दरअसल सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक करने पर पुलिस को पता चला था कि एक्टिवा पर सवार औरत की कद काठी और उस समय पहने हुए कपड़े हरजोत से मेल नहीं खा रहे थे। जब हरजोत से दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब सच उगल दिया। वो और विक्रम अब तक पुलिस से झूठ बोलते आए थे। दरअसल पुलिस को गुमराह करने और जांच की दिशा भटकाने के लिए ये हरजोत की चाल थी। अंजू कई सालों से हरजोत के घर पर काम करती थी और उसके ही गांव की रहने वाली थी। हरजोत ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर इस काम के लिए राजी कर लिया था। अंजू के अनुसार उसने ये काम पैसों या किसी अन्य लालच में नहीं किया था। वो हरजोत को अपनी बड़ी बहन जैसी मानती थी। हरजोत ने इसी बात का फायदा उठाया था। घटना वाले दिन 29 मार्च को अंजू, विक्रम और हरजोत तीनों एक साथ सतनामपुरा आए थे। हरजोत बर्गर की एक दुकान पर रुक गई थी और अंजू विक्रम के साथ हरजोत की एक्टिवा पर घटना को अंजाम देने सतनाम कौर के घर पहुंच गई। सतनाम की हत्या करने के बाद हरजोत की योजना अनुसार वे दोनों अपने गांव दादूवाल लौट गए थे। गांव पहुंचकर अंजू ने अपना पहना हुआ सूट जला दिया था। ऐसा करने के लिए उससे हरजोत ने ही कहा था। पुलिस ने अंजू की निशानदेही पर वो अजला सूट भी बरामद कर लिया था। 3 अप्रैल को अंजू, विक्रम और हरजोत को पुनः अदालत में पेश किया गया। उस दिन विक्रम और हरजोत का रिमांड समाप्त हो गया था, इसलिए उन दोनों को जेल भेज दिया गया, जबकि अंजू को 5 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। बाद में रिमांड अवधि समाप्त होने पर अंजू को भी जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच भटकाने के पीछे हरजोत का मकसद ये था कि जरूरत पड़ने पर वो ये साबित कर सकती है कि घटना के समय वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं थी और अगर वो पकड़ी भी गई तो उसके बच्चों की देखभाल अंजू कर लेगी। दोनों हालातों में एक औरत का बाहर रहना तय था, पर पुलिस जांच में हरजोत की पोल खुल गई और उसके साथ अंजू भी पुलिस की गिरफ्त में आ फंसी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।